तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। 4 फरवरी 1996 यानी आज से 28 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जो वास्तव में हैरान करने वाली थी। 4 फरवरी साल 1996 संडे का दिन। ज़्यादातर जो सरकारी दफ्तर थे वो बंद थे। शहर जो था उसमें भी गहमा गहमी बिल्कुल कम थी। उस टाइम उतना ट्रैफिक भी नहीं होता था। लेकिन सुबह सुबह लगभग 9 या 10 बजे होंगे, लखनऊ पुलिस की वायरलेस पे एक मैसेज गूंजता है। और जब ये मैसेज गूंजता है तो ना केवल जहाँ का ये मामला था वहाँ के पुलिस वाले हैरान होते हैं, बल्कि जो भी उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा था, चाहे वो किसी भी थाने का हो, चाहे कोई भी ज़िला हो, हर ज़िले के पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। वायरलेस पे मैसेज था कि एक बिल्डिंग है, OCR बिल्डिंग, और इसी OCR बिल्डिंग के बी टावर के पास एक लाश फेंकी गई है। अब ये मामला अपने आप में संवेदनशील इसलिए भी था क्योंकि इस बिल्डिंग में जो बी टाउन है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद के जो भी सदस्य चुने जाते थे उनको आवास आवंटित किया गया था, यानी उनको फ्लैट्स मिले थे, चाहे वो विधायक हों, चाहे उनसे जुड़े लोग हों। अब एक बिल्डिंग जिसमें विधायक और सांसद को एक तरह से आवास मिला हो, वहाँ से कोई लाश फेंकी जाए, जाहिर सी बात है मामला फौरन तूल पकड़ता है। ये जो बी टाउन पड़ता था ये हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता था। तो सबसे पहले हुसैनगंज की जो पुलिस है उस जगह पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखती है कि इसी बी टाउन बिल्डिंग के पास एकदम सटी हुई बालकनी से नीचे एक बोरा पड़ा हुआ है। बोरे के अंदर से हल्का हल्का खून रिस रहा, और चूंकि जो बोरा था वो ऊपर से फेंका गया था, लिहाजा उस बोरे से कुछ अंग बाहर निकल गए थे। बोरा जो था वो फट गया था गिरने की वजह से, और किसी इंसान के हाथ और पैर बाहर निकले थे। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन उस बोले को खोलते हैं। खोलने के बाद जैसे ही उस लाश को बाहर निकालते हैं, तो उस लाश को देखने के बाद पुलिस वालों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, चूँकि बॉडी का जो सर था वो गायब था। अब एक बिल्डिंग जहाँ पे विधायकों को आवास मिला हो, फ्लैट्स मिले हों, वहाँ से एक लाश फेंकी गई, उसका सर भी गायब है। ये भी नहीं पता कि ये लाश किसकी है। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं, सबसे पहले तो उस लाश की अच्छे से तलाशी लेते हैं। सर गायब था तो एक उम्मीद की शायद बॉडी के पास कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई कागज़ मिल जाए जिससे पहचान हो जाए कि ये मरने वाला शख्स आखिर है कौन। पूरी बॉडी को अच्छे से चेक किया गया, हर एक पॉकेट को, आसपास की जगह को, लेकिन बदकिस्मती से उस लाश के जीन्स पे एक रुमाल के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सर गायब है। पुलिस वाले परेशान हैं। इसके बाद ये हुआ कि चलो ये देखते हैं कि ये लाश आखिर फेंकी किस जगह से गई, क्योंकि जो बी टाउन था उसमें कई फ्लोर थे। अब पुलिस वाले हर एक फ्लोर पे जाते हैं, जाने के बाद अच्छे से चेक करते हैं। ज़्यादातर जो फ्लोर थे, जो उसमें फ्लैट्स थे, उसमें ताला भी बंद था, क्योंकि विधायक अपने अपने इलाके में थे। कोई मीटिंग ऐसी थी नहीं कि यहाँ पे रहे। अब ज़्यादातर लोग अपने अपने इलाके में थे तो ताला बंद था, तो फिर यहाँ भी मुश्किल। लगभग लोगों के जो मैनेजर थे फिर उनसे कांटेक्ट किया गया, हर एक फ्लैट को खोला गया, हर एक फ्लोर की अच्छे से तलाशी ली गई। लगभग कई घंटों तक पड़ताल चली। इधर जो मीडिया थी, जब तक उसको खबर मिली कि एक विधायक आवास की वो बिल्डिंग है उसमें इस तरह से एक लाश फेंकी गई, फ़ौरन पूरे यूपी में इस खबर की गूंज हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पुलिस वाले और परेशान कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए। तो तमाम फ्लैट और तमाम फ्लोर की तलाशी लेने के बाद लगभग 2 से ढाई घंटे बाद पुलिस वाले इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो लाश है ये 7th फ्लोर से फेंकी गई है। और जब चेक किया गया कि कौन से फ्लैट से फेंका गया, तो पता चला कि फ्लैट नंबर 706 से फेंका गया है। अब 706 के सामने जब पुलिस वाले जाते हैं तो देखते हैं कि 706 पे भी ताला बंद है। पता किया गया कि ये लाश जहाँ से फेंकी गई है 706 फ्लैट से, ये फ्लैट किसको मिला है। तो जब पता किया गया तो पता चला कि हस्तिनापुर के जो उस समय के विधायक थे, जिनका नाम था गोपाल काली, ये उन्हीं के नाम अलॉटेड है। फ़ौरन अब पुलिस वाले गोपाल काली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो फ्लैट था उस पर ताला बंद था और उसकी चौखट पे कुछ खून के धब्बे। तो जो शक की सुई है वो गोपाल काली की तरफ घूमी। अब जब गोपाल काली के बारे में पता किया गया कि विधायक कहाँ पे हैं, तो पता चला कि गोपाल काली तो मेरठ में है और लगभग कई दिनों से हैं, और सुल्तानपुर, माफ़ कीजिएगा, लखनऊ में उनका आना जाना हुआ ही नहीं है।
अब पुलिस वाले एक अजीब कस्मोकस में कि ऐसा भी नहीं है कि किसी साधारण इंसान का फ्लैट है, एक विधायक का फ्लैट है। विधायक जी जो है वो मेरठ में है, तो फिर ये मामला हुआ कैसे? और जो अभी सबूत कह रहे हैं उस हिसाब से जो लाश है वो पहले तो इस फ्लैट के अंदर थी, तो यहाँ पे कैसे आई? और इत्तेफाक देखिए और बदकिस्मती देखिए कि जिस टाइम की ये घटना है उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन वगैरह थे नहीं, ज़्यादातर लोगों के पास लैंडलाइन भी नहीं हुआ करते थे साल 1996 में। तो जब लैंडलाइन नहीं, मोबाइल नहीं, तो विधायक से कांटेक्ट कैसे हो? ये भी एक दिक्कत थी। तो फिर जो लखनऊ की पुलिस है उसने मेरठ पुलिस से कांटेक्ट किया और कहा कि आपके इलाके में जो गोपाल काली विधायक का घर है वहाँ एक सूचना भेज दीजिए। मेरठ पुलिस जो है सूचना लेके जाती है, गोपाल काली तक ये जब सूचना पहुँचती है, बेचारे भागे भागे लखनऊ आते हैं। आने के बाद अब लखनऊ पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है, पूछती है कि आपके फ्लैट में कौन रहता है, इसकी चाबी कहाँ है? तो गोपाल काली कहते हैं कि इसकी जो चाबी है, कायदे से उन्होंने फ़ोन पे ही बात किया था, लखनऊ नहीं आए थे। उन्होंने मेरठ पुलिस के माध्यम से जब फ़ोन पे बात किया तो गोपाल काली ने बताया कि मेरे फ्लैट की 2 चाबियाँ हैं। पहली चाबी जो है वो मेरे पास है और दूसरी चाबी जो मेरा फ्लैट का केयर टेकर है मनोज शर्मा, उसके पास है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं और एक जानकारी जब मिली कि जो गोपाल काली हैं वो मेरठ में है, तो शक की जो सुई थी वो मनोज शर्मा यानी केयर टेकर तक घूमी। अब पता किया जाने लगा कि केयर टेकर कहाँ है। तो जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला जो केयर टेकर है वो तो उत्तराखंड गया हुआ है, वो भी जनवरी से ही। 4 फरवरी को लाश मिली थी एक फ्लैट से। फ्लैट एक विधायक का था। विधायक जी जनवरी से ही मेरठ में रुके हुए थे। उनका जो केयर टेकर था वो भी जनवरी से ही उत्तराखंड में था। एक विधायक का फ्लैट है तो कोई और उसमें आ जा नहीं सकता। तो फिर आखिर लाश उसमें पहुंची कैसे और ये मरने वाला शख्स कौन है? पुलिस के पास सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं था। इधर ना ही विधायक जी पहुंच सकते थे इतना जल्दी, ना ही वो केयर टेकर पहुंच सकता था। लिहाजा जो लखनऊ की पुलिस है मजबूरी में उस फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ती है। तोड़ने के बाद जब अंदर दाखिल होती है तो अब तक जो कुछ उन्होंने बाहर देखा वो तो तब भी एक तरह से हजम किया जा सकता था। फ्लैट के अंदर उन्होंने जो कुछ देखा वो तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और पहले से भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। फ्लैट के अंदर ढेर सारी शराब की बोतलें थी, ढेर सारे कई आपत्तिजनक ऐसे सामान थे जिनके बारे में मैं भी आपको नहीं बता सकता एक चैनल पे। फ्लैट के अंदर हवन कुंड रखा हुआ था। फ्लैट के अंदर ढेर सारी नींबू थे, उस पर कुछ कीले वगैरह गड़ी हुई थी। अब ये तमाम चीज़ें जब विधायक के फ्लैट के अंदर मिलती हैं तो पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह से एक हवन कुंड का मिलना, नींबू मिलना और तमाम ऐसी चीज़ें मिलना जिसे देख कर ये लगे कि यहाँ पे कुछ तंत्र मंत्र हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इस फ्लैट के अंदर नरबली दी है, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस किया है? चूँकि हवन कुंड है, लाश का सर गायब है, इसी फ्लैट से लाश फेंकी भी गई है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने देखी और एक विधायक के फ्लैट में ये तमाम चीज़ें, तो जब शुरुआत में पुलिस वालों के ख्याल और जहन में आया वो यही था कि विधायक जो थे वो शायद अपनी सीट को बचाने के लिए या फिर किसी ऊंचे पोस्ट को पाने के लिए यहाँ पे नरबली दे चुके हैं, और नरबली देने के बाद अपने केयरटेकर को उन्होंने कहीं और भेज दिया और खुद मेरठ चले गए। अब विधायक जी के ऊपर जब शक की सुई फिर से घूमी, विधायक जी जब ये चीज़ सुनते हैं फ़ौरन भाग के लखनऊ आते हैं और उस टाइम जो वहाँ के एसएसपी थे, शायद सूर्य कुमार शुक्ला जी थे, उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद विधायक जी उनसे साफ शब्दों में कहते हैं कि देखिए, अगर आपको मेरे ऊपर कुछ डाउट है या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस केस को जल्द से जल्द आप सुलझा दीजिए। क्योंकि मैं एक विधायक हूँ और मेरे बारे में ऐसी चीज़ें, ऐसी अफवाहें उड़ेंगी तो आने वाले चुनाव के लिए भी खतरा होगा, आने वाले टाइम में भी मुझे दिक्कत हो सकती है। अब एसएसपी साहब जब विधायक जी से मिलते हैं और विधायक जी ये तमाम चीज़ें कहते हैं, इधर एक, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, और उस टाइम मंत्री भी थे। जब उनका भी नाम आता है तो 2 लोगों पे डाउट जाता है, तो दोनों लोग जाते हैं एसएसपी साहब से, कहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस केस को सुलझाइए। एसएसपी साहब जो शुक्ला जी थे उनके ऊपर भी प्रेशर बनता है। जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन ना ही अभी तक कातिल का पता चला, ना ही अभी तक मरने वाले शख्स का पता चला, ना ही उस लाश का सर मिला। लगभग कई दिन गुजर गए। कई दिन गुजरने के बाद अभी जब केस में कोई तरक्की नहीं हुई, तब पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, ये पता करते हैं कि आसपास गायब कौन है,
या फिर किसी भी थाने में कोई ऐसा रिपोर्ट या फिर कोई ऐसा मामला दर्ज है जहाँ पे किसी के घर न पहुँचने की सूचना हो। तो जब पुलिस वाले ये चीज़ चेक करते हैं तो सचिवालय में ही, जो लखनऊ का सचिवालय था, वहाँ एक मुलाजिम काम करता था जिसका नाम था मदन लाल। मदन लाल की गुमशुदगी की सूचना मिलती है। उसके बाद उसके कदकाठी के बारे में जब पुलिस वालों ने पता किया तो पता चला कि जो डेड बॉडी मिली थी कदकाठी सेम मैच कर रही। तो फिर पुलिस वालों ने मान लिया कि ये जो लाश थी ये किसी और की नहीं, मदन पाल की ही थी। अब यहाँ फिर एक और दिक्कत, मदन पाल भी सचिवालय यानी कायदे से देखें तो वही नेता, वही चुनाव, उन्हीं तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो फिर से जो शक की सुई है वो विधायक जी के ऊपर आके अटक जाती है। विधायक जी इधर कह रहे हैं कि आपको जितनी जांच पड़ताल करनी है करिए, मैं लखनऊ में ही बैठा हूँ। तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि विधायक जी भाग रहे हैं या फिर अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले दोहरी नाव में बैठे हैं, इधर जाएँ तो इधर छूट जाए, इधर जाएँ तो इधर छूट जाए। जब कहीं से कोई बात आगे नहीं बनी तो उन्होंने फिर विधायक से परमिशन लेके कहा कि मुझे आपके पूरे फ्लैट की अच्छे से तलाशी लेनी है। विधायक जी ने कहा कि ठीक है, आप ले लीजिए, आपको जो करना है कीजिए। पूरे फ्लैट की अच्छे से तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इस केस में कुछ भी खुलासा हो, लेकिन हाँ, एक डायरी मिली। उस डायरी को जब देखा जाता है तो विधायक जी एक लाइन बोलते हैं और कहते हैं कि ये डायरी मेरी नहीं है। अब विधायक ने जब ये बात बोली गोपाल काली ने कि ये डायरी मेरी नहीं है, तब पुलिस वालों की आंखों में एक चमक आती है कि अगर ये इनकी नहीं है तो इसका मतलब जो कातिल था ये डायरी उसकी है। फ़ौरन उस डायरी को बाकायदा चेक किया गया। चेक करने के बाद अलग अलग लोगों पे शक गया। उसमें जितने नाम, जितने नंबर लिखे थे उन पे फ़ोन किया गया और तमाम तरह की जब तफ्तीश और तमाम तरह की पड़ताल जब की गई तब पता चला कि ये डायरी और इसमें जो लिखे नंबर हैं वो किसी और के नहीं, एक शख्स है मेरठ का रहने वाला जिसका नाम है अशोक पंडित, उसका है। अब एक नाम जब निकल के सामने आया, लखनऊ पुलिस मेरठ जाती है। जाने के बाद अशोक पंडित को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पे लाती है लखनऊ। लाने के बाद पूछताछ करती है कि तुम्हारी जो डायरी है ये डायरी विधायक जी के आवास में क्या कर रही। अशोक पंडित ने कहा कि ये डायरी तो मैंने मदन पाल को दी थी। अब ये शब्द जब सुनते हैं तो फिर हैरान, इसका मतलब डायरी मदन पाल ने पाई, मदन पाल लेके फ्लैट पे आया, फिर जो कातिल था उसने मार दिया, यानी फिर केस जहाँ से शुरू था वहीं ख़त्म। पुलिस वाले फिर परेशान कि ये क्या मामला है, आखिर ये कातिल है कौन जो विधायक के फ्लैट में आ भी गया। 2 चाबियां थी, एक विधायक के पास, एक मनोज शर्मा जो केयरटेकर है, विधायक जी मेरठ में थे, केयरटेकर जो उत्तराखंड में है। एक विधायक के घर में इस तरह से घुसा भी नहीं जा सकता। तो आखिर पूरा माजरा क्या है। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, तफ्तीश करते हैं, बात कुछ आगे बनी नहीं। लेकिन इसी दौरान एक इनपुट मिलता है पुलिस वालों को और यहीं से जो पूरा केस था वो सुलझ जाता है। आसपास के तमाम लोग बताते हैं जो इस केस में इंटरेस्ट रख रहे थे, जो थाने वगैरह चले जाते थे, तो जब उन्होंने देखा कि अशोक पंडित को पुलिस वालों ने उठाया है और अशोक पंडित से पूछताछ कर रहे हैं, तो लोकल के कुछ लोगों ने बताया कि जिसको आपने उठाया है इसको हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे देखा था। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले सुनते हैं तब अशोक पंडित से पूछते हैं कि क्या तुम इधर आए थे। उसने कहा नहीं साहब, मैं नहीं आया था। उसने कहा मैं नहीं आया था। पुलिस वालों ने देख लिया कि ये बंदा झूठ बोल रहा, यानी इसका मतलब ऐसा कुछ ये छुपा रहा। फ़ौरन अब इससे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो शुरुआत में इसने तमाम तरह की बातें की, लेकिन अंत में फिर ये टूटता है और टूटने के बाद कत्ल की एक ऐसी कहानी सुनाता है जो वास्तव में आज भी सुलझ के भी उलझी हुई है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2 तारीख यानी 2 फरवरी साल 1996। मेरठ में एक शख्स रहता है जिसका नाम है नौशाद, और नौशाद को अपने भाई की पोस्टिंग को चेंज करवाना था। जहां उसका भाई पोस्टेड था पुलिस में, उसको बदलवाना था। अब वो अपने दोस्त जो अशोक पंडित है उससे बात करता है। अशोक पंडित कहता है कि मेरा एक दोस्त है मदन पाल सचिवालय में, मैं उसे जानता हूँ और वो एक काम कर देगा। अब मदन पाल से वो कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद यहाँ एक चीज़ और थी कि जितने भी इधर के काम थे यानी मेरठ साइड के, और जो काम गोपाल काली जी भेजते थे, वो तमाम चीज़ें मदन पाल ही हैंडल करता था। लिहाजा मदन पाल ने चोरी से एक और काम किया था। विधायक जी के फ्लैट की चाबी उसने बनवा ली थी ताकि अगर कोई मेरठ से आए या फिर विधायक जी की साइड से आए, हस्तिनापुर उनकी जो विधानसभा है वहाँ से आए, तो ऐसे हाल में फिर विधायक जी के ही फ्लैट पे मिले और जो कुछ रिश्वत वगैरह लेनी है वो तमाम चीज़ें करे और वहीं पे वारा न्यारा हो जाए। चूँकि एक सपोर्ट था कि विधायक जी के फ्लैट पे कोई रेड नहीं डालेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मामला सिक्योर रहेगा।
तो विधायक जी की बिना जानकारी के मदन पाल जो सरकारी मुलाजिम था सचिवालय में, उसने उनके फ्लैट की चाबी बनवा ली थी। अशोक पंडित और नौशाद मेरठ से चलते हैं। चलने के बाद मदन पाल से कहते हैं कि आपसे कहाँ मिलूं? मदन पाल कहता है कि विधायक जी के फ्लैट पे मिलो। अब मदन पाल विधायक जी के फ्लैट की चाबी खोलता है, अंदर जाता है, पीछे पीछे अशोक पंडित और नौशाद जाते हैं। जाने के बाद अब काम के सिलसिले में बात होती है, रिश्वत से लेकर तमाम चीज़ों की डिस्कशन होती है। यही तमाम चीज़ें चल ही रही थी। फिर ये लोग कुछ बनाते खाते हैं, ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। तो ड्रिंक और ये तमाम चीज़ें करने के दौरान जो अशोक पंडित हैं उसके मुंह से एक शब्द निकल जाता है, दलाल। अब दलाल शब्द जब मदन पाल सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। गुस्से में फिर वो कुछ बहस करने लगता है। इधर जो अशोक है वो कहता है कि जब तुम पैसे लेके ये काम कर रहे हो तो तब तुम दलाल ही हो। मदन पाल गुस्सा होता है और गुस्से में एक थप्पड़ अशोक पंडित को लगा देता है। अब वो थप्पड़ जैसे ही लगाता है, अशोक पंडित गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अब अशोक पंडित एक और आदमी के साथ है जिसका नाम था नौशाद। दोनों एक साथ मिलके मदन पाल की पिटाई कर देते हैं। अब पिटाई करने के दौरान फिर मदन पाल कहता है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, सचिवालय में हो, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये शब्द ये दोनों जैसे ही सुनते हैं, इन लोग का गुस्सा और सातवें आसमान पे जाता है। इसके बाद ये लोग फ़ौरन उसके ऊपर हावी होते हैं और गला दबा के उसका कत्ल कर देते हैं। अब गला दबा के उसका जब कत्ल करते हैं तो कायदे से देखा जाए कि एक विधायक के घर में कत्ल हुआ था। शुरू में इन्होंने कत्ल किया, लेकिन फिर ये लोग डर जाते हैं। उसके बाद फ़ौरन जो नौशाद है वो बाहर निकलता है, हुसैनगंज बाज़ार जाता है। जाने के बाद एक बोरा लाता है, लाने के बाद फिर एक चाकू भी लिया जाता है और उसी चाकू से फिर जो अशोक पंडित और नौशाद ही ये दोनों मिलके मदन पाल की गर्दन को काटते हैं और सर धड़ से अलग करते हैं। इतना करने के बाद, चूँकि उस टाइम ना सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही फॉरेंसिक थी, ना ये लाई डिटेक्टर टेस्ट होता था, ना ही नार्को टेस्ट इतनी जल्दी होता था। अब तो हम लोग ज़्यादा जानते हैं। पहले ये तमाम चीज़ें उतनी थी नहीं, तो उन्हें लगा कि अगर हम गर्दन काट देंगे तो लाश मिलेगी, पुलिस वाले कुछ दिन खोजेंगे, विधायक के घर का मामला, ज़्यादा बात बनेगी नहीं। यही सब सोच के पहले तो एक चादर ली जाती है, उसके बाद गर्दन को काटा जाता है। काटने के बाद शरीर के निचला हिस्सा यानी धड़, सीना और ये तमाम चीज़ें उस बोरे में पैक की जाती हैं और सर को उस चादर में और उस चाकू को उस चादर में लपेट के अपने साथ ये लोग ले लेते हैं। बोरा नीचे फेंकते हैं। रात का वक्त था, किसी को कानो कान भनक नहीं लगती। उसके बाद जो नौशाद है निकल जाता है कैसरबाग और वहाँ से बस पकड़ता है और बस पकड़ के मेरठ चला जाता है। इधर जो अशोक पंडित है उस लाश को एक जगह लगती है, एक नहर है, हैदर कैनाल। उस हैदर कैनाल में जाके उस आला कत्ल यानी जिस चाकू से गर्दन को काटा गया उससे चादर को और सर को फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर वो भी मेरठ चला जाता है। अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं कि जो सर है, जो मर्डर वेपन है, चाकू, खंजर और तमाम जो चादर वगैरह थी उस हैदर कैनाल में फेंका गया, तो फ़ौरन पुलिस की एक टीम वहाँ जाती है। जाने के बाद गोताखोर के लेके खाक छानती है उस नदी की, उस कैनाल की। महीनों तक तलाशी चलती है इस उम्मीद में कि कुछ मिल जाए। लगभग 15 दिन तक तलाशी लेने के बाद वहाँ से एक चाकू और एक चादर मिलता है। लेकिन आज 28 साल बीत गए। अगर जोड़ें 4 फरवरी 1996 से तो मार्च का महीना है और 2024 चल रहा। 28 साल बीत गए। मदन पाल का सर आज भी पुलिस वालों के लिए एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर उस सर गया कहाँ। कई टीमें आई, कई लोकल गोताखोर बुलाए गए, कई जो सरकारी गोताखोर हैं उन्हें बुलाया गया, मछुआरों की मदद ली गई, जाल लगाया गया। एक जाल होता है उसका नाम हजारा होता है जो तमाम चीज़ों को कैच कर लेता है, वो लगाया गया। इन तमाम चीज़ों को लगाने के बाद लखनऊ के बड़े से बड़े पुलिस वाले उस सीन पे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्टेशन जो जुड़ी थी विधायक की जुड़ी थी, एक मुख्यमंत्री की जुड़ी थी, जो यूपी पुलिस थी उसकी जुड़ी हुई थी। न जाने कितनी बार कोशिश की गई, लेकिन मदन पाल का जो सर है आज भी नहीं बरामद किया जा सका। खैर, उस मर्डर वेपन और इन तमाम चीज़ों को सबूत के रूप में मानते हुए इन दोनों के ऊपर चार्जशीट बनाई गई। उसके बाद इन्हें कोर्ट ने सज़ा सुना दी और जो सामान मिले थे पार्टी वगैरह के, वो भी मदन पाल अगर किसी को बुलाता था तो उसी के साथ पार्टी करता था। और जो हवन पूजन ये तमाम चीज़ें थी, तो गोपाल काली जो थे वो देवी माता के भक्त थे, तो अक्सर अपने घर में हवन पूजन करते थे। लेकिन उस टाइम ना ही उस हिसाब से सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही फॉरेंसिक उतने एक्सपर्ट थी साल 1996 में, ना ही मोबाइल फ़ोन था, ना ही उस हिसाब से सड़कें थी, ना ही उस हिसाब से ट्रैवलिंग के साधन थे कि आज विधायक जी के पास फॉर्चूनर इनोवा होती है
300-400 किलोमीटर का सफ़र हो 2-3 दिन तो छोड़िए, 2-3 घंटे में ट्रैवल कर लें, एक दिन में 2-3 बार आए जाएँ। अब ऐसी सड़कें हर जगह से बन गई, चाहे यूपी हो चाहे जहाँ हो। लगभग डेवलपमेंट तब से बहुत हुआ है, जो सड़कें हैं, जो ट्रैवल चीज़ें हैं वो भी बढ़िया हुई हैं। लेकिन उस टाइम ऐसी चीज़ें थी नहीं। विधायक जी अगर मेरठ हैं तो आने में फिर एक बार सोचना पड़ता था कि लखनऊ जाना है। तो इस चीज़ का मदन पाल ने भी खूब फ़ायदा उठाया और यही चीज़ें पुलिस वालों के भी लिए एक सरदर्द बनी हुई थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।